On the fateful morning of December 13, 2001, a brazen terrorist attack unfolded at the heart of India's democracy. इस हमले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दिन संसद भवन के अंदर 100 से ज्यादा सांसद मौजूद थे, जिनमें से कई मंत्री भी थे। रोके जाने पर कार में सवार 5 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। साजिश संसद में घुसकर देश के बड़े नेताओं को बंधक बनाने की। लोकतंत्र के मंदिर पर हुए हमले से देश एक सदमे की हालत में था। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास की उन घटनाओं के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने लोगों के दिलों और दिमाग पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। लोकतंत्र को भारत की आत्मा कहा जाता है और संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर। पर एक दिन मंदिर में ऐसा हमला हुआ जो आज भी भुलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। उस दिन संसद के शीतकालीन सत्र में पोटो बिल यानी आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पर बहस चल रही थी। इसके पक्ष और विपक्ष में जोर शोर से दलीलें दी जा रही थी, लेकिन क्या पता था कि जिस आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भारतीय संसद में नए रास्तों की खोज की जा रही है, वही आतंकवाद दबे पांव लोकतंत्र की दहलीज को पार कर चुका है। एक आम सुबह की तरह ही शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 2001 की, और रोज की तरह ही इस दिन भी संसद के गलियारों में घमाघमी बनी हुई थी। कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी अपने सरकारी आवास की तरफ बढ़ गए। वहीं संसद की कार्रवाई से ब्रेक लेकर सांसद और सुरक्षाकर्मी भी सर्दी की गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए परिसर में टहल रहे थे। यह वक्त था 11:20 का, लेकिन तभी पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 पर हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला निकलने को तैयार था। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पोजीशन लेते हैं और ऐसे में सभी का ध्यान इसी तरफ। मगर इसी बीच सुरक्षा बलों की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए संसद परिसर में दाखिल होती है एक सफ़ेद एम्बेसडर कार। यह जाकर सीधे उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकराती है। इस अचानक हुई टक्कर से मानो हड़कंप समझ गया। कार की रफ्तार देखकर संसद की वॉच ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव आनन फानन में ही इस कार के पीछे निहत्ते ही दौड़ पड़ते हैं। तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी रुकती है और नापाक इरादे लिए बाहर आते हैं 5 आतंकवादी। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, आतंकवादियों के इस झुंड ने AK-47 निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोलियों की बौछार के बीच सुरक्षाकर्मी JP यादव आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करते हैं और अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद हो जाते हैं। गेट नंबर 11 से आगे बढ़ते हुए यह आतंकवादी गेट नंबर 9 पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। गेट नंबर 9 वही गेट है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दाखिल होने के लिए किया जाता है। भली भांति रेकी करके आए दहशतगर्दियों ने कार से बाहर निकलकर तार बिछाने का काम शुरू कर दिया था। आतंकियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षाकर्मी भाप गए और उन्होंने विस्फोटक से परिसर को उड़ाने की उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान 3 और सुरक्षाकर्मी आतंकियों की गोलियों की चपेट में आ जाते हैं। तब वक्त था 11:35। बेशक भारतीय प्रधानमंत्री परिसर से निकल चुके थे, लेकिन संसद की दीवारों के पीछे तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 200 से ज़्यादा सांसद और अधिकारी अभी भी मौजूद थे। ऐसे में बाहर जहां दहशत का माहौल था, तो अंदर ठीक इसके उलट नेता और अधिकारी बाहर के हमले से अनजान इस शोर शराबे को महज विपक्ष का एक आंदोलन समझ रहे थे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि बाहर आतंक का खूनी खेल शुरू हो चुका है। लेकिन तभी तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के कक्ष में फ़ोन की घंटी बजती है और टेलीफोन पर हुई इस बातचीत के बाद प्रमोद महाजन के चेहरे पर उभरे गंभीर भाव बता देते हैं कि बाहर से आ रही आवाज़ पटाखों की नहीं, बल्कि गोलियों और ग्रेनेड के धमाकों की। संसद में फायरिंग और बम धमाकों की कान फाड़ देने वाली आवाज़ से चंद मिनटों में ही पूरे परिसर में जबरदस्त अफरा-तफरी मच गई। कई सांसदों को संसद के स्टाफ के लोग सुरक्षित जगहों पर ले गए। संसद के भीतर मचे इस हड़कंप के बीच 5 आतंकवादी अंधाधुंध गोलियों की बौछार करते हुए गेट नंबर 9 की तरफ भागे जा रहे थे।
गेट नंबर 9 और उनके बीच का फासला कम होता जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक सुरक्षाकर्मी ने अपनी सूझबूझ से गेट नंबर 9 के दरवाजे को बंद कर दिया। आतंकियों का हमला जारी था, लेकिन सुरक्षा बलों के जबरदस्त जवान ने 3 आतंकियों को जल्द ही ढेर कर दिया, पर बाकी बचे 2 आतंकवादियों ने कोहराम मचाया हुआ था। इसी बीच जाबाज सिपाहियों ने चौथे आतंकी को भी मार गिराया और तभी इनमें बचा आखिरी आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ गया। यह फायरिंग करते हुए तेजी से उधर बढ़ता जा रहा था। यह वही गेट है जहां से तमाम मंत्री, सांसद और पत्रकार भवन के भीतर जाते हैं। गेट नंबर 1 के पास पहुंचकर यह आतंकी रुक गया। पीठ पर हथियारों से भरे बैग और कमर पर विस्फोटक बांधे हुए यह शख्स अब मानव बम में तब्दील हो चुका था और पलक झपकते ही इस आतंकी ने गेट नंबर 1 पर खुद को उड़ा दिया। देखते ही देखते उस आतंकी के शरीर के परकच्चे उड़ गए। यह धमाका इतना भयंकर था कि उसके खून और मांस के टुकड़े संसद भवन की दीवारों पर चिपक गए। बारूद और जले हुए इंसानी शरीर की गंध चारों तरफ फैल गई। इस तरह करीब 45 मिनट तक चले इस आतंकी हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने सभी 5 आतंकियों को मार गिराया। अब गोलियों और धमाकों की आवाज़ की जगह एम्बुलेंस के सायरन ने ले ली थी, क्योंकि इस हमले में करीब 9 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें एक महिला कर्मी भी शामिल थी। इस हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे चुनौती बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्ती से अपनी लड़ाई लड़ेगा और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। सचमुच में जो भी कदम उठाया जाएगा वो राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा, सर्वोपरि रखकर उठाया जाएगा। इसीलिए इस कांड के बाद हमने पाकिस्तान से कहा है, जो आतंकवादी संगठन इस दुस्साहस के कार्य में शामिल है, जिन्होंने इसका संगठन किया, योजना बनाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में जो आतंकवाद हो रहा है और अब किस प्रमाण की जरूरत है? संसद भवन पर लगे हुए गोलियों के दाग, संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनका पाकिस्तानी होने का सत्य, ये अपने में सबूत है, अपने में प्रमाण है। मिलकर जांच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सर्वप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे और हम आशा करते हैं विश्व के जितने सजग राष्ट्र हैं उनका हमें समर्थन मिलेगा। हालांकि अब तक पता ही नहीं था कि हमला किसने और क्यों किया था, लेकिन आतंकियों के शवों और बैग से मिले सबूतों ने हमले की गुत्थी को सुलझा दिया और इससे साफ हो गया था कि इसके पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिश थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हमले के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया। इसकी पहचान कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से की गई थी। इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य अफजल गुरु, उसके चचेरे भाई का चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, उसकी पत्नी अफसा गुरु और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा का प्रोफेसर SR गिलानी शामिल था। अब इन सब के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सबूतों के अभाव में इनमें से प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और अफसा गुरु को बरी कर दिया गया, लेकिन अफजल की मौत की सजा पर मोहर लगा दी गई। वहीं शौकत हुसैन को 10 साल की सख्त सजा दी गई। अफजल गुरु को फांसी की सजा मिलते ही उसकी तरफ से दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंची, जिसे साल 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सख्ती से खारिज कर दिया। और फिर इसके बाद आया 9 फरवरी का वह दिन जब अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। भारत ने अफजल गुरु की फांसी से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।